तो चलिए शुरू करते हैं। साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी, ये पार्ट नंबर 2 है। कौन सा वाला पार्ट नंबर 2 है? तो दो ध्रुवीयता का अंत। ध्रुव मैंने समझाया था ना कि जो पृथ्वी होती है, जो उसके पोल होते हैं, ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्सा, यानी जो पृथ्वी है वो दो भागों में बटी हुई है। वैसे ही जो पूरी दुनिया थी कितने भागों में बटी थी? दो भागों में बटी थी। साम्यवाद वर्सेस आपका पूंजीवाद में बटी हुई थी। अब देखते हैं कि साम्यवाद शासन के बाद क्या आया? शॉक थेरेपी आया। शॉक थेरेपी का मतलब होता है पहले आप किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाओ, फिर उसका उपचार करो, उसको हम क्या बोलते हैं? शॉक थेरेपी कहते हैं। जैसे किसी को टमाटर मार के फिर क्या करना? उसका उपचार करना, दवाई ववाई कराना, ठीक है। जैसे हमारे पेरेंट्स भी कर देते हैं, कई बार पीटते हैं, फिर ले जाके हॉस्पिटल में उसी को इलाज कराते हैं। फिर आता है जो शॉक थेरेपी क्या आता था कहना कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर की गमन क्या कहलाता है? आपका शॉक थेरेपी कहलाता है। यानी साम्यवाद से कहाँ जाना था? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की ओर जाना आपका शॉक थेरेपी कहलाया। इसमें सहयोग किसने किया? तो WB मतलब वर्ल्ड बैंक ने इसमें सहयोग किया और IMF ने सहयोग किया। देखिए जब भारत था ना पहले, तो एक क्या था? एक समाजवादी देश था। क्या था? आज भी है, लेकिन मैं समझाता हूँ कैसा था। 1991 के पहले भारत जो था एक प्योर समाजवादी देश था। प्योर समाजवादी का मतलब यहाँ प्राइवेट थी लेकिन बहुत कम मात्रा में थी। लेकिन भारत सरकार ने 1991 में LPG को लाया। क्या लाया? LPG, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया? इसमें सहयोग किसने किया? वर्ल्ड बैंक और IMF ने सहयोग किया। वैसे ही साम्यवाद से अगर पूंजीवाद के अगर आना था, किसको? रसिया को आना था, यानी सोवियत संघ को आना था, तो इसमें क्या लाया? वर्ल्ड बैंक और IMF ने उसको हेल्प किया। फिर आता है इन्होंने फ्री ट्रेड किया। फ्री ट्रेड का मतलब होता है दो देशों के जब व्यापार होगा ना, तो मिनिमम टैक्स लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? मिनिमम टैक्स लिया जाएगा। किसी चीज़ पर टैक्स बिल्कुल कम होगी। इस प्रकार की चीज़ों को क्या बोलते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। जिस पर कि इम्पोर्ट ड्यूटी और बहुत कम लगाया जाता है या फिर नहीं लगाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। फिर इसका रिजल्ट क्या पड़ा? इसका रिजल्ट क्या पड़ा है? तो क्वेश्चन आता है कि शॉक थेरेपी क्या था, उसके फिर पूछता है कि इसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम मतलब रिजल्ट क्या आया? तो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। कहाँ की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई? तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी बिल्कुल बर्बाद हो गई। जैसे देखिए ना, आप जब जंप करोगे ना, मान लीजिए सक्सेस की सीढ़ी है। किसकी सीढ़ी है? सक्सेस की। अब सक्सेस स्टेप बाय स्टेप चढ़िए, है ना, एक के बाद एक, तो क्या होगा? आप सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन आप सोचो मैं यहाँ खड़ा हूँ सीधे यहाँ कूद जाऊँ, फिर बीच से फट जाओगे। वैसे ही जो साम्यवाद से अगर पूंजीवाद की तरफ आप डायरेक्ट छलांग मारोगे तो बिल्कुल आप बर्बाद होना तय है, ठीक है। इसीलिए आप स्टेप बाय स्टेप करें, ठीक है। तो इसने बर्बाद हो गया। जो 90% उद्योग थे ना, ये निजी हाथों में बेच दिया गया। निजी हाथों में बेच दिया गया मतलब है कि सरकार से लेकर के जो कंपनियां होती है, जैसे भारत में भारत सरकार क्या कर रही है? विनिवेश कर रही है। इसको थोड़ा पढ़ना, विनिवेश भी कह सकते हैं, कहते हैं विनिवेश कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है निजी कंपनियों को दे देना। जैसे भारत सरकार रोड बनाने के लिए कहती है आओ, और मतलब कंपनियों को इनवाइट करती है, आओ हमारे साथ काम करो, उसके बाद तुम रोड बनाओ। उसको हम निजी कंपनी कहते हैं। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आपने सुना होगा यमुना एक्सप्रेसवे। क्या सुना होगा? यमुना एक्सप्रेसवे। इसका पर किसने बनाया? इसको JP सीमेंट ने बनाया। किसने बनाया? JP सीमेंट वालों ने बनाया, ठीक है। तो ये निजी हाथों में जा रहा है धीरे धीरे हर चीज़। फिर आता है अभी भारत में जो ट्रेन चल रही है, IRTC का नाम सुना होगा। IRTC का नाम सुना होगा, इंडियन रेलवे टूरिज्म एंड कैटरिंग करके इसका फुल फॉर्म है। उसमें भी क्या निजी ट्रेनें चल रही है। फिर आता है विश्व का सबसे बड़ा, इसको गैराज से बोला गया। गैराज समझते हैं ना, जहाँ पे गाड़ी रखी रहती है कूड़े के भाव में। जैसे आपने एक मूवी देखा होगा टार्जन द वंडर कार, है ना। उसमें क्या होता है? कहते हैं मेरे पापा की निशानी है, ये कार है, उसको ले जाता है। वो गैरेज होता है, यानी आपको 50,000 के सामान किसमें? 5,000 में मिल जाता है। तो जब कंपनियां बेचती है, जैसे कि दिवाली ऑफर चलता है, तो 100 रुपये का सामान 20 रुपये में बेचना शुरू लोग कर देते हैं। तो वहाँ पर भी क्या हुआ? गैरेज सेल हो गया। यानी जिसकी कीमत वास्तव में 100 रुपये होना चाहिए, उसको कितने रुपये में बेचा गया? 30 से 20 रुपये में बेचा गया। इसीलिए इसको बोला गया दुनिया का सबसे बड़ा गैराज सेल। लूटो सदर का चोर बाजार, ठीक है। फिर आता है काला बाजारी बढ़ गया, यानी जिसके पास जितना पैसा था उन्होंने खूब खरीदा। काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग होना शुरू हो गया। फिर आता है जो रूबल था। रूबल जो है रूस की मनी को क्या बोलते हैं? यानी सोवियत संघ का जो पैसा था ना, उसका मुद्रा था, उसको क्या बोलते थे? रूबल बोलते। जैसे अमेरिका का डॉलर है, ठीक है। यूरोप का जो है, यूरोपियन यूनियन का अपना यूरो है, ब्रिटेन का पाउंड है, जापान का येन है। वैसे ही रसिया का क्या है? रूबल है। तो उसमें नाटकीय गिरावट आई। नाटकीय गिरावट का मतलब होता है कि आपने सोचा नहीं लेकिन गिर रहा है। जैसे कि आजकल हमारी जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा कि पैसा थोड़ी गिर रहा है, पैसा का भाव थोड़ी कमजोर हो रहा है, वो तो डॉलर बढ़ रहा है। तो कैसी बात कर रहे हो? हाँ, उनका ही बात सही है कि आप चीज़ों को देख कहाँ से रहे हो। हाँ, डॉलर मजबूत हो रहा है उनके नज़रों में, और रुपया कमजोर नहीं हो रहा। वहीं का वहीं है। कौन कह रहा है ये बात? तो हमारे देश के जो वित्त मंत्री है, उन्होंने ऐसी बात कही।
फिर आता है कि मुद्रास्फीति बढ़ गई है। मुद्रास्फीति का मतलब, बढ़ने का मतलब है कि चीज़ों का दाम बढ़ जाना, चीज़ों का दाम बढ़ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। महंगाई को क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। जिसमें कि आपका जो पैसा होता है, मनी होता है ना, इसका परचेसिंग पावर यानी क्रय शक्ति, क्रय शक्ति क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए 10 रुपये में 4 पेन मिलता था, नहीं 10 रुपये में 1 केजी आलू मिलता था, ठीक है। अब 10 रुपये में 1 किलो आलू मिल रहा है, लेकिन अब आलू 20 रुपये हो गया, आलू 20 रुपये, लेकिन आलू कितना ही मिल रहा है, 1 केजी मिल रहा है। तो पैसा ज़्यादा हुआ कम हुआ, पैसे की जो बात थी वो कम हो गई, यानी इसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो गई। अगर मान लो 5 रुपये में 1 केजी आलू मिलेगा तो क्या होगा, पैसे की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई। देखो ना, ये 5 रुपये में 1 किलो उठा दे रहा है, कि 10 रुपये में 1 किलो उठा रहा है, ये 20 रुपये में उठा रहा है, तो कौन पावरफुल हुआ, ये 5 वाला पावरफुल हुआ, ये सबसे कमज़ोर हुआ। तो वहाँ पे मुद्रास्फीति आ गई थी, यानी वहाँ के लोगों के पास बहुत सारी महंगाई आ गई थी। जैसे अपना पाकिस्तान है, उसमें बहुत सारा मुद्रास्फीति है। भारत में भी 7 से 8% अभी चल रहा है। क्या चल रहा है, WPI, क्या चल रहा है भारत में, WPI, इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आप पढ़ के आना, थोड़ा सा मेहनत करना। इसमें क्या है ना कि देखो चीज़ें क्या होता है कि हम कहते हैं ना, गागर में मतलब क्या बोलते हैं, बूंद बूंद से तालाब भरे और सागर भरे। तब थोड़ा सा मेहनत करना कि CPI क्या होता है और WPI क्या होता है। इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको बोलते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ, उसको बस सुनते रहो, ठीक है। पूरा लिखने में तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाता है, बोलते हैं इतना मतलब वीडियो नहीं देख पाते हैं, जो भी है। तो इसको बोलते हैं CPI, इसको थोड़ा पढ़ना, बड़ा मजा आएगा। फिर वहाँ की देश की GDP गिर गई है। जो सोचो देश में ग्रास सेल लग गया हो तो क्या देश का GDP बढ़ेगा, गिरेगा, अल्टीमेट गिरेगा। किसका, सोवियत संघ का गिरेगा, और सोवियत संघ बिखर गया। फिर क्या हुआ, माफिया वर्ग का उदय। माफिया वर्ग वो होता है जो सामान सस्ते दाम पे खरीदता है और महंगे दाम पे बेचता है। तो सरकार को, लोगों को पैसे की जरूरत था, तो इन्होंने जो पर्चियाँ मिली थी सरकारी धन का, तो लोगों ने सस्ते दामों पे बेचना शुरू कर दिया। एक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, गन्ना पिया है, शुगर केन, क्या बोलते हैं, गन्ना ही बोलते हैं ना। उसमें क्या होता है, गन्ना की जो फैक्ट्री है, मान लो एक फैक्ट्री है और एक किसान है, ये क्या है, किसान है। किसान ने गया गन्ना लेकर अपना कि फैक्ट्री को बेच दिया, फैक्ट्री को बेच दिया। फैक्ट्री क्या करती है, इसको पैसा नहीं देती है, फैक्ट्री इसको पैसा नहीं देती है। बोली गन्ना कितने का हुआ भैया, बोला कि 1000 रुपये का आपका गन्ना हो गया। तो ये 1000 रुपये की ना एक स्लिप काट के दे देती है, पर्ची काट के दे देती है कि भाई 4 महीने बाद आप पैसा ले जाना मुझसे। 4 महीने बाद, 2 महीने बाद एक टाइम दे देती है, किसको, किसान को दे देती है। अब किसान भाई को तो पैसे चाहिए ना, किसान भाई क्या करते हैं, यहाँ पे एक साहूकार होता है, किसान भाई 1000 रुपये की पर्ची इसको ना 800 में बेच देते हैं। कितने में, 800 में। ऐसे किसको, ये बेचारा क्या, जो साहूकार है, इसने 1 रुपये का काम नहीं किया, लेकिन 200 रुपये यहाँ पे इसने कमा लिया। तो बताओ मार्केट में कालाबाजारी हुई कि नहीं, बिल्कुल हुई। माफिया वर्ग यानी इतने पावरफुल होते हैं कि कंपनी पे कई बार दबाव डालते हैं कि पैसा मत दो, लेकिन भारत सरकार ने अभी कहा है कि आप 80% आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है, 20% आप बकाया रखोगे। तो ये बात अच्छी हुई है। लेकिन देख रहे हो ना, एक किसान ने किसको बेचा, फैक्ट्री को बेचा। कितने में, 1000 रुपये में। उसने 1000 रुपये का स्लिप काट के दे दिया कि आप मेरे से 4 महीने बाद पैसे ले जाना। लेकिन किसान को जरूरत थी, किसके पास गया, आपका माफिया माफिया कह रहा हूँ, साहूकार के पास गया और पर्ची को 100 मतलब 100 रुपये 200 रुपये में घाटा लगा के बेच दिया। तो किसको नुकसान हुआ, किसान को तो नुकसान हुआ। तो ऐसे कि वैसे ही वहाँ पर भी जो लोगों ने अपना सामान बेचा वो माफिया वर्ग को बेचा, ठीक है। माफिया वर्ग बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, कुछ भी खरीद लेता है। सरकार जो रोड बनता है ना, तो माफिया वर्ग बीच में आ जाता है, कहता हमको भी पैसे चाहिए। संविधान जो था वहाँ पे हड़बड़ी में बना। अब कोई चीज़ हड़बड़ी में बनाओगे सही बनेगा, बेकार बनेगा। तो बेकार बना, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को अधिकार वगैरह बहुत कम दिए गए। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे ना, अलग अलग देशों के, उन्होंने अपने शासन वगैरह काफ़ी तक बढ़ा दिया। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। शक्तिशाली का मतलब होता है कि अपने टर्म को बढ़ा लेना, अपने शक्ति को इजाफा कर लेने, के मेरे पावर में कोई कमी नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपने नॉर्थ कोरिया वाला भाई साहब का नाम सुना है, नॉर्थ कोरिया वाले को, उसके बाद चाइना को। ये क्या करते हैं, अपने पावर को इतना कर रखे हैं कि इनके मुकाबले कोई है नहीं। जैसे पाकिस्तान वाले के जो जनरल बाजवा वगैरह होते हैं, इनके बहुत पावर होता है, ठीक है। इनके पास इतना पावर है कि ये रात को दिन कर सकते हैं, दिन को रात, पावर के मामले में बहुत पावर होता है, ठीक है। तो क्या कर रखे हैं, यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो तानाशाही टाइप के हो गए, अपने कार्यकाल को 10 सालों के लिए बढ़ा ले। जैसे मोदी सबको पसंद है, किसी को भाई पसंद भी नहीं होगा। हम मानते हैं कि मोदी का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष के लिए, 5 ईयर के लिए है ना, लेकिन ये अपना कार्यकाल 10 के लिए कर ले तो क्या होगा, जाहिर सी बात तानाशाही आ जाएगा। जो संविधान बना है उसके नियमों का पालन नहीं होगा, इसमें देश का टूटने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। हालांकि भारत में ऐसा नहीं, संभव नहीं है। हाँ, एक बार ना भारत में जो लोकसभा का जो चुनाव होता है 5 सालों के लिए होता है, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने इस बात का फायदा उठाया और लोकसभा का कार्यकाल ना 6 साल कर दिया, ठीक है। जो आपातकाल था ना, उसमें कार्यकाल हमारा 6 साल था, ये याद रखना। उसके बाद है उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति जो थे, उन्होंने 10-10 सालों के लिए अपना टर्म
बढ़ा लिया। न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं थी, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं थी। क्वेश्चन आता है न्यायपालिका स्वतंत्र से आप क्या समझते हैं, ये पॉलिटी में क्वेश्चन आता है ये क्लास 11 में कि देखिए स्वतंत्र का मतलब होता है यहाँ पे न्यायपालिका का स्वतंत्र, कि कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र हो, यानी कार्यपालिका और विधायिका इस पर अपना मनमर्जी ना चलाए। फिर हम देखेंगे अगला मतलब इसी में, ठीक है। अब हम देखते हैं संघर्ष और तनाव, ये अपने बुक का आखिरी पॉइंट में से एक है, मतलब लास्ट सेकंड पॉइंट है। गृह युद्ध और बाहरी हस्तक्षेप, गृह युद्ध और बाहरी हस्तक्षेप। जब देखिए जब देश टूटता है ना तो क्या होता है, उसमें बाहर के लोग भी मजे लेने लगते हैं और घर के अंदर भी लड़ाई होने लगती है। जैसे परिवार का अगर बंटवारा हो तो बाहर वाले तो मजे लेते ही हैं और घर में भी लड़ाई होने लगती है, संपत्ति को लेकर, बंटवारे को लेकर, किसके पास कितना जायदाद मिलेगा इसके लिए, ठीक है। जब 15 देशों का महासंघ टूटा तो उसमें जाहिर सी बात है गृह युद्ध होना था ही, कि सारे देश आपस में ही लड़ने लगे, कि पावर चाहिए था सबको। फिर आता हस्तक्षेप, यानी इसमें यूएस ने सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप किया। किसने इंटरफेयर किया? यूएस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, इन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए इन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप किया, यानी इंटरफेयर इन्होंने करना शुरू कर दिया। इसमें चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक आंदोलन हुए, हिंसक मतलब काफ़ी लोगों को मारा गया। फिर आता है मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ। अगर देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई रोड पे प्रदर्शन कर रहा है या फिर हिंसा कर रहा है, हिंसा को अगर खत्म करना है तो हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। अब हिंसा का ही सहारा लेना पड़ेगा, ये क्या करता है, मानवाधिकार का उल्लंघन करता है। मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो आपको मानव होने के नाते मिलते हैं, जैसे बोलने का अधिकार, आपको आंदोलन करने का अधिकार, कहीं रहने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्वक जीने का अधिकार, ये सब क्या है, मानवाधिकार है। लेकिन अगर आप गलती कर रहे हैं, जैसे आप गलती नहीं कर रहे हैं, आपका पड़ोसी गलती कर रहा है, लेकिन जब बम गिरेगा तो आप पे भी तो गिरेगा ना, जिससे क्या होता है, मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। फिर आता है जातीय संघर्ष, ठीक है। आपने अजरबैजान का नाम सुना है? अजरबैजान, अजरबैजान और अर्मेनिया का नाम सुना होगा, ठीक है। इसमें एक जगह है नागोर्नो काराबाख, नागोर्नो काराबाख, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। देखिए जैसे कि ना मान लेते हैं ये ना, यार मार्कर नहीं चल रहा भाई, एक जगह है, ये क्या है, एक जगह, एक देश है। तो इधर अजरबैजान, इधर कौन है, अजरबैजान, इधर कौन है, अर्मेनिया है, इधर अजरबैजान और इधर अर्मेनिया। और यहाँ पे जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा है अजरबैजान का। किसका है? अजरबैजान का हिस्सा है। लेकिन जो यहाँ पे लोग रहते हैं ना, जो लोग रहते हैं वो किसके हैं, वो अपना आपका जो जुड़ाव महसूस करते हैं अर्मेनिया से करते हैं। जमीन किसका है? अजरबैजान का। जिस पे लोग रह रहे हैं उस किस समुदाय और किस धर्म को मानते हैं, तो वो मानते हैं ईसाई को, अर्मेनिया को अपना दोस्त मानते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि भाई हम कहाँ रहेंगे, आप में रहेंगे। इसीलिए अभी 2019 के अंदर ये लड़ाई चली, कहाँ से, 2019 के अंदर जो अजरबैजान की खूब लड़ाई चली। तो आप पढ़ना नागोर्नो काराबाख रीजन किस क्षेत्र में आता है और यहाँ पे लड़ाई किस लिए हुई। भाई वीडियो लंबी हो जाती है, बनाने का कोई फायदा ही नहीं होता, फिर देखते ही नहीं हो। फिर आता है इस क्षेत्र में ना पेट्रोलियम पदार्थ बहुत ज़्यादा थे। पेट्रोलियम पदार्थ मतलब गैस हो गया, तेल हो गया, एलपीजी हो गया, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो हर देश चाहेगा क्या करूं, यहाँ पे अपना दोस्ती बढ़ाऊं, अपना इंटरफेयर करूं, ताकि मुझे तेल अधिक से अधिक मिले। आपको पता होगा जो अमेरिका है, यूएसए, या फिर पश्चिमी यूरोप जो है, वो पश्चिम एशिया के अंदर, यानी इराक के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, या फिर आपका और यमन के अंदर, सऊदी अरब के अंदर इतना इंटरेस्टेड क्यों है? वहाँ पे है तेल, वहाँ पे है तेल। अगर वहाँ पे तेल नहीं होगा ना, अमेरिका का भी अपना इसको, सऊदी अरब को पूछेगा भी नहीं, यमन को पूछेगा भी नहीं। तो तेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्होंने प्राकृतिक संसाधनों पे इन्होंने क्या किया, खूब कब्जे करने का प्रयास किया। कहाँ पर? पश्चिम एशिया। अब हम आते हैं मध्य एशिया में। तो यूएसए ने मध्य एशिया में इन्होंने अपने सेना ठिकाने बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि रसिया कहीं ना कहीं हमें क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेगा। और जो रसिया कहता है कि देखो भाई तुम आज़ाद हो गए, स्वतंत्र रहो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं हो, आप मेरे पड़ोसी हो, आप मेरे पड़ोसी हो। और रूस ने इन्हें अपना निकट पड़ोसी माना। जैसे हम लोग भी, भारत की नीति है पहले पड़ोस की नीति, यानी हम सबसे पहले किसको देखते हैं, अपने पड़ोसियों को देखते हैं। नेपाल को देखते हैं, श्रीलंका को देखते हैं, भूटान को देखते हैं, लेकिन अब बांग्लादेश को देखते हैं। लेकिन मान लो कल को नेपाल जो है वो चाइना के गोद में बैठेगा, हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो रसिया के गोद में, जो रसिया है उसके आसपास के जो देश हैं वो अमेरिका के दोस्त बनेंगे, रसिया को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। यूक्रेन यही बात कर रहा था, यूक्रेन नाटो में जा रहा था, उसने बोला भाई मत जा, तू मेरा पड़ोसी देश है, नाटो में जा रहा है, मेरे दुश्मन को बुला रहा है। वो बोला कि नहीं हम तो जाएंगे भैया, उसने पकड़ के पीट दिया।
उसने कहा ऐसे नहीं मानेगा, यानी कहता है लात के बाद भूत से, मतलब क्या बोलते हैं, लात का बाद भूत बात से नहीं मानता है ना, इस प्रकार की बात हुई। फिर आप देखते हैं कि जो पूर्व सोवियत संघ था उससे भारत के संबंध कैसे थे। तो भारत के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं अपने रसिया के और उसके आसपास के देशों से, कि भारत भी इनको हेल्प करता है, वो भी हमारे को हेल्प करते हैं। तो आपसी विश्वास और हित है, हम लोग आपस में इतना विश्वास करते हैं कि रसिया को आज भी अपना दोस्त मानते हैं। पुतिन चाचा के नाम से बहुत सारे लोग अभी भी इंडिया में आईडी चलाते हैं, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे ना तो बहुत सारे पुतिन चाचा के नाम से आईडी चला रहे हैं। फिर बहुध्रुवीय विश्व का सपना देखना, बहुध्रुवीय विश्व का मतलब सपना देखना मतलब पूरी दुनिया के अंदर एक बंदा दादा ना रहे, दो बंदे दादा ना रहे, पूरी दुनिया के अंदर सब लोग अपने आप में दादा रहे, ठीक है। जैसे आपके क्लास में कोई एक बच्चा होगा सबसे हरामी, आप सोचते यार किसकी हद चलती है, फिर दूसरा भी होगा, ठीक है। तो दो बंदे रहते हैं तो क्लास में बैलेंस रहती है। अगर 3-4 और दादा बन जाए क्लास में तो और बैलेंस रहती है, लेकिन पूरी क्लास बदमाश बन जाए फिर अच्छी बात नहीं है। तो रसिया हो गया और इंडिया हो गया, ये सपना देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर 10-12 दादा होनी चाहिए, पूरी क्लास पूरी दुनिया दादा नहीं होनी चाहिए, 4-5 बंदे दादा होना चाहिए। इसको बोलते हैं बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बोलते हैं, जहाँ पे एक शक्ति नहीं रहती है, इसमें एक से अधिक शक्ति यानी 2 से अधिक शक्ति तो रहती है। सुरक्षा का सामूहिक जिम्मेदारी, जो दुनिया की सुरक्षा है ना, बचाना है, उसकी सामूहिक जिम्मेदारी होना चाहिए। जैसे मान लो कोई इराक को मार रहा है तो पूरी दुनिया आके उसको बचाए, जैसे आज यूक्रेन को मार रहा है तो पूरी दुनिया बचानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, जैसे अमेरिका जब मारता है तो फिर कोई बीच में नहीं जाता है ना, तो इसीलिए भारत भी नहीं जाता उनमें। फिर आता है समस्या के शांतिपूर्ण हल। भारत और रूस हमेशा चाहते हैं कि समस्या का शांतिपूर्ण हल किया जाए। अब आते हैं कि इनके राजनीतिक आयाम देखते हैं। तो जो रसिया है यानी पूर्व सोवियत संघ है, उसने हमेशा जम्मू कश्मीर पे हमें समर्थन दिया है, बोला है कि ये किसका मैटर है, ये इंडिया का मैटर है, इंटरनल है और इंटरनली सुलझ जाएगा। मिर्जापुर देखिए है ना, अरे शुक्ला जी ये आंतरिक मामला, आंतरिक में देख के निपटा देंगे, ठीक है। फिर आता है 1971 में जब युद्ध हो गया था किसके साथ, हमारा पाकिस्तान के साथ, तो उन्होंने हमारे को बहुत सारे हेल्प इक्विपमेंट दिए थे भारत के, और भी आते हैं आगे। फिर आता आर्थिक संबंध में भिलाई और बोकारो जैसे संस्थाओं की स्थापना की। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है और जो बोकारो आपका झारखंड में, ये क्या करे, इस्पात बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, वो कंपनी का नाम है। फिर आता है तकनीकी सहायता देते हैं, आपने बहुत सारे भेल का नाम सुना होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का नाम सुना होगा, उसमें है भारतीय रुपया ले लेता है। जैसे मान लीजिए पूरी दुनिया के अंदर अभी एक स्विफ्ट तकनीक होती है, इसको पढ़ना, थोड़ा सा गूगल करना, स्विफ्ट गाड़ी आती है ना, वैसे एक स्विफ्ट होता है इंटरनेशनल, इसको बारे में पढ़ना, स्विफ्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद पढ़ के थोड़ा सा अपनी नॉलेज बढ़ाओ, ठीक है। तो क्या करता है भारत जो है अपना पैसा, क्यों बोल नहीं, ठीक है, जो स्विफ्ट तकनीक है उसमें क्या डॉलर में अपना एक्सचेंज करते हैं। लेकिन रसिया को ना इस मीटर से हटा दिया, अमेरिका ने बोला इसको हटाओ, रसिया क्या है आतंकवादी टाइप का है। तो भारत ने कहा कोई बात नहीं, तेरे को पैसे चाहिए ना, हम इंडियन में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो रसिया और अभी इंडिया पेट्रोल जो खरीदते हैं तो हम उनको अपना पैसा देते हैं, वो हमें अपना पैसा देते हैं, और हमने ऐसा मान रखा है कि अपन चलेंगे इसी हिसाब से चलेंगे। फिर आता है तेल, हम उनसे अधिक खरीद रहे हैं। अभी जो हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनसे एक बात पूछा गया कि बताओ आप रसिया से तेल खरीद रहे हो, इसका मतलब रसिया को बढ़ावा दे रहे हो। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि हम जितना एक महीने में तेल खरीदते हैं ना, जो यूरोप है यानी जो यूक्रेन को समर्थन देता है, वो इतना एक हफ्ते में तेल खरीद लेता है। तो बताओ हम समर्थन दे रहे हैं या आप दे रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसको, ये जो यूक्रेन के समर्थक हैं। सेना के आते हैं, 60 से 70% जो हमारे हथियार है वो कहाँ के बने हुए, AK-47 नाम सुना है ना, वो किसका है, रसिया का है। वहाँ से हम लोग बहुत सारे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। सुखोई मिसाइल सुना होगा, ब्रह्मोस मिसाइल सुना होगा, ठीक है। S-400 मिसाइल है, अभ्यास इंद्र है, ये सब किसके साथ करते हैं हम लोग, रसिया के साथ करते हैं। तो हमारे सैन्य संबंध है। अब आता है क्वेश्चन, एक पूछता है कि रसिया के चले जाने से, सॉरी रसिया यानी सोवियत संघ टूट जाने से भारत के हितों पे क्या प्रभाव पड़ा। तो जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त था ना वो खत्म हो गया, ठीक है, हमारा सबसे अच्छा दोस्त खत्म हो गया। जो 15 देश मिलके भारत को सपोर्ट करते थे उसकी बात अलग थी, अब की बात अलग ही, ठीक है। उसके बाद इतना पावर नहीं रहा कि पूरी दुनिया को बैलेंस करे, हम केवल उस पर अब निर्भर नहीं रह सकते, ठीक है। इसीलिए भारत अब दूसरे देशों से क्या करता है, मदद मांगता है या मदद लेता है। जैसे हमने फ्रांस से राफेल जहाज खरीदा है, ठीक है, ये बताता है कि रसिया खत्म, मतलब जो सोवियत संघ है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। क्रायो मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है जो हम रसिया से अब नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये थी अपना चैप्टर नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा क्या लगा होगा, समझ में आया होगा। आप बुक को भी पढ़ें, बुक पढ़ेंगे तो और भी आसानी से चीज़ें समझ में आएगा, और न्यूज़पेपर पढ़ें साथ साथ में, तब और मज़ा आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई चैप्टर में।